मार्क्स। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे प्रेजेंटर ज़हूर आफिदी साहब को, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ इस टॉपिक पे प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत सी जगहों पे इसको होते हुए देखा है, किस तरह से अप्लाई होता है, इसकी कंप्यूटेशन किस तरह से होती है। ऑल्दो इनकी हमारे कराची टेक्स बार पे फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंस है फॉर प्रेजेंटेशन, बट आई वुड लाइक टू लिसन टू हिम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़हूर साहब प्लीज़ आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें, अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। उबैद, इफ़ यू कैन क्लोज द लाइट्स। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear seniors, colleagues and respected guests, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची टेक्स बार का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे WWF पे प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। WWF आवाज़ सही है? वर्कर वेलफेयर फंड यानी WWF एक गवर्नमेंट मैनेज फंड होता है जिसके दो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। नंबर एक, जब गवर्नमेंट इसको फॉर्म करती है तो सबसे पहले उसमें कंट्रीब्यूट कर देती है, और लेटर स्टेज पे एम्प्लॉयर जो एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन में फॉल करता है वो अपनी इनकम का 2% कंट्रीब्यूट कर देता है इस फंड के लिए। इस फंड का पर्पज़ वर्कर वेलफेयर होता है। वर्कर वेलफेयर के लिए फ़ंड को यूटिलाइज़ किया जाता है, और इस फंड के थ्रू वर्कर्स के फाइनेंशियल सपोर्ट्स किए जाते हैं इन शेप ऑफ हेल्थ सपोर्ट्स, एजुकेशन उनकी किड्स के लिए, और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स वगैरह। ये वो वर्कर्स होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री चलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWF की पेमेंट और उसकी कलेक्शन जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। आज के दिन पेयर ऑफ द WWF यानी एम्प्लॉयर जो इस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन में आता है, ही इज़ अनेबल टू डिसाइड कि मैं कौन सी अथॉरिटी को पेमेंट करूं, जिसकी वजह से मुझे दो इश्योरिटीज़ मिल जाए। नंबर एक, कि मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए, मुझे कोई दूसरी अथॉरिटी नोटिस ना करे, मुझसे डिमांड ना करे, और नंबर टू कि मैं इस पेमेंट जब ये पेमेंट करूं तो मुझे सेक्शन 60A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एडजस्टमेंट मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास नोटिस आता है SRB से और PRA से, तो अगर वो PRA को पेमेंट करते हैं तो SRB की कंप्लाइंस नहीं होती, अगर SRB को पेमेंट करते हैं तो PRA की कंप्लाइंस नहीं होती, वाइस वर्सा। और अगर वो दोनों को पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको अलाउंस नहीं देता। आज जो पेयर डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसकी वजह शायद एक लेंथी लेजिस्लेशन है, लेंथी लिटिगेशन है, जिसकी वजह से आज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कौन से अथॉरिटी को पेमेंट कर दीजिएगा। वो लेजिस्लेशन, लिटिगेशन आज मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस प्रेजेंटेशन में कवर करूं, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा पैनल डिस्कशन होगा। तो पाकिस्तान में अच्छा, हम अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह का कवर करेंगे। सबसे पहले हम फेडरल का कानून पढ़ेंगे, जो सबसे पहले कानून था WWF ऑर्डिनेंस 1971 का। उसके बाद उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी थ्रू फाइनेंस एक्ट 2006 और 8। वो अमेंडमेंट्स को हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइनली डिसाइड किया कि ये अमेंडमेंट जो हुई थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल डिक्लेयर करके को डिलीट कर दी थी। उसके बाद हम उस टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें फेडरल से लेजिस्लेशन के पावर प्रोविंस के पास चले गए, जिसको हम आईनी तरमीम 18 आईनी तरमीम कहते हैं, 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद चूंकि प्रोविंसेस के पास पावर आ गया तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का एक्ट आता है 2014 में, वो डिस्कस करेंगे, और हम कंपेयर करेंगे फेडरल को वर्सेस प्रोविंस के साथ। और उसके बाद एक और चैलेंज आता है इनकम टैक्स कानून के तहत अलाउंस का, उसको डिस्कस करेंगे। 2018 में SSGC वर्सेस फेडरेशन का एक ऑर्डर आया जिसने एक और इशू खड़ा कर दिया कि ट्रांस प्रोविंशनल इशू के हवाले से लेजिस्लेशन के पावर फेडरल के पास रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो हमारे पास पिछले महीने सिंध रेवेन्यू एपेलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो डिसीजन आया, जिसने डिसाइड किया कि WWF विल रिमेन विद FBR और SRB का ऑफिसर इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कलेक्ट WWF। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ फेडरल के कानून से। फेडरल का कानून
WWF का कानून बेसिकली फेडरल का कानून था, जो एंट्री नंबर 26 ऑफ द कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत गवर्न होता है। इस कानून के तहत किन किन लोगों को WWF देना था? बेसिकली 4 लोग थे। और नंबर 1, एक वो मैन्युफैक्चरर जो डिफरेंस मीन्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हुए कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, वो कंसर्न जो एंगेज होता है इन माइनिंग, क्वेरी, नेचुरल गैस और ऑयल फील्ड। नंबर 3, वो कंसर्न जो कैरी करता है मैन या गुड्स को थ्रू इनलैंड मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स। और नंबर 4, अ ग्रोवर ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर एंड सिंचीना। ये 4 लोग ऐसे थे जिनको WWF देना था एट द रेट ऑफ 2% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इस कानून में मेजर अमेंडमेंट्स हुई 2006 और 2008 के फाइनेंस के थ्रू। वो 3 मेजर अमेंडमेंट्स थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया, यानी जो पहले 4 लोग थे जिनको WWF देना था वो एक्सपेंड हो गया, उसमें सर्विस सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। वो कैसे एक्सपेंड हुआ? वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 को भी इंक्लूड किया गया कि जिन जिन लोगों पे ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है उनको भी WWF देना है। नंबर 2, जो मैंने फोकस किया था टैक्सेबल इनकम पे, अब हायर ऑफ द 2 के ऊपर 2% कैलकुलेट होगा कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम है और टैक्सेबल इनकम है, इन दोनों में से जो हायर साइड पे होगा उस पर आपको WWF देना है। यानी इस अमेंडमेंट से पहले अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं थी, अकाउंटिंग इनकम थी, तो आपको टैक्स WWF नहीं देना था। लेकिन अब अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है और अकाउंटिंग इनकम भी है, फिर भी आपको WWF देना है। 3rd, जो मेजर अमेंडमेंट थी वही FTR को इंक्लूड किया गया था। इससे पहले FTR जिनकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम के तहत फॉल करती है वो इसमें कवर नहीं थे। ये तीनों अमेंडमेंट्स, बल्कि इंटायर अमेंडमेंट्स जो 2006 और 8 के फाइनेंस के थ्रू हुई थी, वो 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई। अच्छा, उसकी बेसिस क्या थी? उसकी बेसिस ये थी कि WWF यानी हाई कोर्ट्स के सामने ये 2 क्वेश्चन रखे गए। नंबर 1, कि क्या WWF फ़ी है या टैक्स, और अगर ये फ़ी है तो फाइनेंस बिल या मनी बिल के थ्रू इसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। ये 73 और आर्टिकल 73(2) के परव्यू में नहीं आता। लिहाजा उसमें 3 हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स डिक्लेयर किए। नंबर 2 हाई कोर्ट्स ने इसमें डिसाइड किया कि WWF इज़ नॉट अ टैक्स, और एक हाई कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट उन्होंने कहा कि WWF इज़ अ टैक्स, और 2 हाई कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और एक हाई कोर्ट यानी सिंध हाई कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये डिक्लेयर किया कि WWF इज़ नॉट अ फ़ी, WWF इज़ नॉट अ टैक्स, बल्कि ये फ़ी है, टैक्स नहीं है, फ़ी है। अगर ये फ़ी है तो इसमें अमेंडमेंट्स थ्रू फाइनेंस बिल नहीं की जा सकती। लिहाजा ये जो अमेंडमेंट्स हुई थ्रू फाइनेंस बिल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो इस जजमेंट के आने के बाद हुआ क्या कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी 2006 और 8 में, जिसके थ्रू सारे सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, हायर ऑफ द 2 का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और नंबर 3 FTR को इंक्लूड किया गया था, वो सारे अमेंडमेंट्स डिलीट हो गई। अगेन जो फेडरल का कानून है WWF ऑर्डिनेंस 1971 उस पोजीशन में आया जो 2006 से पहले भी था। यानी सिर्फ 4 बंदों को WWF देना है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरर, माइनिंग और प्रॉपर वेजल, मैकेनिकल प्रॉपर वेजल के में जो इन्वॉल्व होते हैं, और नंबर 4, ग्रोवर ऑफ टी, कॉफ़ी, सेंचोना और रबर। इसके अलावा किसी को WWF देना नहीं था। अच्छा, इसमें मसला ये हुआ कि चूँकि ये अमेंडमेंट्स आई थी 2006 और 8 में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2016 में, तकरीबन 8 साल का एक इसमें टाइम पीरियड गुजरा था, तो बहुत सारे लोगों ने जो इस अमेंडमेंट्स के थ्रू वो परव्यू में आ गए थे, तो वो बेचारे आई डोंट नो कि उनको रिफ़ंड भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि FBR उसको रिफ़ंड किस तरह देती, क्योंकि FBR ये प्ली ले सकता था कि मैं तो कलेक्टिंग अथॉरिटी था, मैंने आपसे कलेक्ट करके WWF को दे दिया। मेरे ख्याल में कुछ लोगों की असेसमेंट भी हुई कि जो आपने अलाउंस क्लेम किया था वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था,
लिहाजा जो आपने 60A के तहत अलाउंस लिया है उसको मैं डिसअलाउ कर देता हूँ। खैर एनीवे, उसके बाद हम उस पॉइंट को हमारा भैया फेडरल का जो कानून था वो हम यहाँ रोक देते हैं कि फेडरल के कानून में अब सिर्फ 4 बंदों को WF देना है, जो मैंने डिस्कस किया। 18वीं तरमीम आती है 2010 के अंदर, जिसमें कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को डिलीट किया जाता है। और कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जो जो मैटर मेंशन होते हैं उसके हवाले से लेजिस्लेशन की पावर प्रोविंस और फेडरल दोनों के पास थे। जबकि दूसरी लिस्ट, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, वो लिस्ट है जिसमें जो जो मैटर मेंशन थे और हैं उसके हवाले से लेजिस्लेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ फेडरल के पास है। तो मीनिंग देयर बाय कि जो एंट्रीज FLL यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मेंशन है, फेडरल उसी एंट्रीज के हवाले से, उसी मैटर्स के हवाले से लेजिस्लेशन कर सकता है और किसी और मैटर के बारे में नहीं कर सकता। बाकी मैटर्स में कौन लेजिस्लेशन करेगा? प्रोविंसेस करेगा। और एंट्री 26 चूंकि कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री थी और वो फेडरल लेजिस्लेशन में भी नहीं डाली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर वेलफेयर के हवाले से लेजिस्लेशन की पावर प्रोविंसेस के पास चलेगी। अब ये सब्जेक्ट फेडरल का नहीं रहा, प्रोविंस का है। 18वीं तरमीम के बाद हर प्रोविंस अपना कानून इंट्रोड्यूस करा सकता था। SRB माशाल्लाह हमेशा लेजिस्लेशन में एक लीड करता है बाकी प्रोविंसेस को, चाहे वो हम सर्विस के एक्ट्स देखें। सबसे पहले सिंस सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2011 SRB ने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला देखें SRB ने उठाया और बाकी प्रोविंसेस के बेनिफिशियरी बने। तो इसी तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए WWF में भी सबसे पहले कानून साजी प्रोविंस ऑफ सिंध ने की और अपना एक्ट इंट्रोड्यूस कराया, द सिंध वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 2014। इस एक्ट के तहत किन किन लोगों को WWF पे करना था, अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ लेके जाऊंगा फेडरल को। जो बंदा जिनकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी, वो एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन में फॉल करता है, वो 2% ऑफ द अकाउंटिंग या टैक्सेबल इनकम का देगा। ये लोग कौन कौन होंगे? पहले 4 एंट्रीज जो फेडरल की थी वो प्रोविंस ने एज इट इज कॉपी की, छोटी सी माइनर सी चेंजेस के साथ, यानी मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 अ कंसर्न इंगेज इन माइनिंग, नंबर 3 a person engaged in carrying of goods and men by inland mechanically propelled vessels। अच्छा, ये inland mechanically propelled vessels जो होती है, ये वो वेजल्स होती है जो ओपन सी में नहीं घूमती बल्कि लेक्स रिवर वगैरह में ऑपरेट करती है, वो वाली वेजल्स होती है। और इसके अलावा एनी कंसर्न इंगेज इन ग्रोविंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ये 4 एंट्रीज थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ उन्होंने अडॉप्ट की फेडरल के कानून से। हाँ, 2 एंट्रीज मजीद सिंध के प्रोविंस ने अपने कानून में डाली, वो थी अ पर्सन इंगेज इन टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एंट्री फेडरल के कानून में नहीं थी। तो ये 2 एंट्रीज 2014 में जब ये WWF का एक्ट आया तो 4 एंट्रीज फेडरल की और 2 एडिशनल एंट्रीज जिसमें टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको इंक्लूड किया गया कि ये लोग अगर इनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तो 2% वो WWF सिंध गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक लास्ट एंट्री ये 2022 में ऐड की गई। उसकी वजह ये थी कि आई थिंक एक्ट के आने के बाद SRB ने बहुत सारे लोगों को नोटिस इशू किए जो सर्विस सेक्टर के थे। वहाँ से जवाब आया कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन में फॉल ही नहीं करते, तो उसको कवर करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। अब इस अमेंडमेंट आने के बाद मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट के इदारों के अलावा तकरीबन सारे लोग इसमें कवर हो जाते, लार्जली जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं। ये एक अहम एंट्री है जिसमें गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की डिफिनेशन जब हम इसके एक्ट में देखते हैं तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध आता है। मीनिंग देयर बाय कि शायद गवर्नमेंट सिंध के अलावा किसी और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है जो ऑन बाय गवर्नमेंट है, शायद वो एक्सपोज टू WWF है। जैसे मैंने कहा कि रेट होगा 2% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम की डिफिनेशन दी गई। टोटल इनकम क्या है? फेडरल के कानून में टोटल इनकम सिर्फ टैक्सेबल इनकम थी,
जो टैक्सेबल इनकम होगी आपकी। यहाँ पर टोटल इनकम की मतलब है हायर ऑफ द टू, अकाउंटिंग इनकम या टैक्सेबल इनकम, इन दोनों में से जो हायर होगा आपने 2% उस पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एंट्री है जी नंबर 2। ये इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में SRB के कानून में थोड़ा सा लेकुना रह गया। वो लिख रहे हैं कि वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड 4% ऑफ द रिसीट्स इज पर द स्टेटमेंट फाइल अंडर सेक्शन 115 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस एंट्री के तहत मेरे ख्याल में FTR को कवर किया गया था, और उस वक्त FTR की स्टेटमेंट फाइल होती थी 115 के तहत, जो कि 2019 के बाद अब FTR की स्टेटमेंट सेक्शन 115 में फाइल नहीं होती। तो यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि यार मतलब FTR अभी है इस प्रोविंस के कानून के हिसाब से या नहीं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में चेंज करना रह गया। ड्यू डेट क्या होगी? जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा इनकम टैक्स, उस डेट पे या उससे पहले मैंने SWWF की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। और अगर मैं रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाता या नहीं करता तो मुझे विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ अकाउंट पे करना है। यहाँ फिर एक छोटा सा मसला है, और वो ये है कि अगर मैं रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता तो मुझे पता चलेगा सितंबर या 31 दिसंबर को, तो विद इन 30 डेज मैं कैसे पे कर सकता हूँ? क्योंकि विद इन 30 डेज का मतलब ये है कि 30 जुलाई यानी 30 जून मेरा क्लोजर डेट है ऑफ अकाउंट का, और 30 जुलाई मेरा होगा 30 डेज का। तो मुझे तो पता ही चलेगा 30 सितंबर को या 31 दिसंबर को कि मैं रिटर्न टाइम फाइल कर सकता हूँ या नहीं। तो प्रैक्टिकली ये भी एक इशू है। डिफॉल्ट सरचार्ज 15% रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस डेट पे वो ड्यू हो जाए 15% स्टेट रेट है, डिफॉल्ट सरचार्ज कलेक्ट होगा। रिकवरी ऑफ एरियर्स सेक्शन 66 ऑफ द सिन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट एज इट इज़ अप्लाई होगा, जैसे वहाँ अप्लाई होता है। ये और प्रोविजंस हैं जो द सिंध वर्कर वेलफेयर एक्ट 2014 ने द सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट से बोरो किए। अब मैं थोड़ी सी कंपैरिजन करता हूँ फेडरल और प्रोविंशियल एक्ट्स की, कि दोनों में क्या फ़र्क है मेजर चीज़ों की। नंबर 1, ये 4 एंट्रीज सेम है सिवाय इसके फेडरल में रबर एंड सिंचूना था, यहाँ हट गया, वहाँ पे लफ्ज़ मैन यूज़ हुआ है, यहाँ पे लफ्ज़ वर्कर है। इसके अलावा ये 4 एंट्रीज़ जिसको जिनको WWF पे करना है सेम है फेडरल में भी और प्रोविंस में भी। और मज़े की बात फेडरल में सिर्फ ये 4 एंट्रीज़ ही है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, रिपीट कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल। नंबर 2 अ कंसर्न इंगेज इन माइनिंग, query natural gas or oil field. Number 3 a person engaged in carrying of man and goods by inland mechanically propelled vessels. And number 4 a grower of टी, कॉफ़ी, रबर एंड सिंचूना। ये 4 किस्म के लोग हैं जिन्होंने WWF देना है आज के दिन में भी फेडरल के कानून के हिसाब से। जबकि SRB ने ये 3 एंट्री मज़ीद ऐड की है। नंबर 1 जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सिंध के कानून के हिसाब से उनको WWF देना है, फेडरल के कानून के हिसाब से वो कवर नहीं होता। टेली कम्युनिकेशन सिंध के कानून के हिसाब से कवर है, WWF उनको देना है, फेडरल में अप्लाई नहीं होता। और लास्ट सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 जिन्होंने तकरीबन सारे सर्विस सेक्टर को कवर कर लिया, जो कि फेडरल में सर्विस सेक्टर कवर नहीं है। अब मैं टोटल इनकम की कंपैरिजन करता हूँ थोड़ी सी, कि टोटल इनकम में दोनों में क्या फ़र्क है। सिंध प्रोविंस ऑफ सिंध के कानून में SWWF में हायर ऑफ द टू पे टैक्स देना है। यानी अगर मेरी अकाउंटिंग इनकम 1 लाख रुपए है और टैक्सेबल है 1,10,000 तो मुझे 1,10,000 पे देना है। और अगर मेरी अकाउंटिंग इनकम 1,20,000 है और टैक्सेबल इनकम 1 लाख है तो मुझे 1,20,000 पे देना है। जबकि फेडरल में सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे देना है। अगर मेरी अकाउंटिंग इनकम 1 लाख है और टैक्सेबल इनकम 0 है तो मुझे WWF नहीं देना। 4% ऑफ द रिसीट्स इन केस ऑफ FTR, यानी 4% हम रिसीट्स का निकालेंगे, वो टोटल इनकम होगी, उस पर 2% कलेक्ट करेंगे अंडर द सिंध वर्कर वेलफेयर एक्ट 2014। जबकि FBR में FTR सब्जेक्ट टू WWF नहीं है। फेडरल के कानून में FTR सब्जेक्ट टू WWF नहीं है। 3
अगर मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है और अकाउंटिंग इनकम है तो मैंने सिंध के कानून के हिसाब से अकाउंटिंग इनकम का 2% देना है। लेकिन अगर मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, अकाउंटिंग इनकम हो या ना हो, मुझे फेडरल में WWF नहीं देना है। उसके बाद हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 60A डिस्कस करते हैं, जो डील करता है वर्कर वेलफेयर फंड को। इस एंट्री को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ उन लोगों को अलाउंस अलाउ है, डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ है, जो फेडरल के कानून के हिसाब से पेमेंट करते हैं WWF की। ऑल दो 2014 में 2014 में एक प्रोविंशियल एक्ट आ गया था, लेकिन उस वक्त इस एंट्री की पोजीशन ऐसे ही थी। तो कुछ लोगों ने 2014 के बाद जो प्रोविंस ऑफ सिंध को अंडर SWWF एक्ट 2014 पेमेंट करना शुरू कर दी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकी रिटर्न के अंदर WWF को डिसअलाउ किया बेस्ड ऑन कि 60A इसको डील नहीं करता, लिहाजा उन्होंने सेक्शन 21A के तहत भी उसको डिसअलाउ किया, जो डील करते हैं अगर आपने इनकम के कोई परसेंटेज सेस या टैक्स पे कर दिए। तो ये कमिश्नर अपील ने भी उसी ऑर्डर को कंफर्म किया। ट्रिब्यूनल ने जाके डॉलेंस के केस में डिसाइड किया कि इवन 60A इसको कवर नहीं करता, फिर भी ये बिजनेस इनकम है, क्योंकि अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बिजनेस एक्सपेंस है, और सेक्शन 20A हिट नहीं करता इसको। तो ये मसला तो यहाँ हल हो गया कि अब SRB को अगर कोई उस वक्त पेमेंट करता है WWF का, तो उनको बिजनेस एक्सपेंस मिलना शुरू हो गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट 2012 के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक प्रिंसिपल सेट कर देता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट्स जो इस्लामाबाद या मोर देन वन प्रोविंस में ऑपरेट करते हैं, उनके हवाले से लेजिस्लेशन की पावर प्रोविंस के पास नहीं होगी। इवन 18वीं तरमीम आई है उसके बाद भी, और उसकी जो लॉजिक है जो मैं समझा हूँ वो ये है कि चूँकि प्रोविंस के पास लेजिस्लेशन के पावर टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविंस के जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके हद तक है, तो ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटी के हवाले से कोई एक प्रोविंस लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, जबकि फेडरल के पास ये पावर है कि वो अपनी बाउंड्री के बियॉन्ड भी लेजिस्लेशन कर सकता है, वो टैक्स ट्रीटी कर सकता है। तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो सिर्फ इस्लामाबाद या मोर देन वन प्रोविंस में ऑपरेट करते हैं, उसके हवाले से रजिस्ट्रेशन की पावर किसके पास होंगे? फेडरल के पास होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और शायद यही वजह थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 60A के अंदर FBR ने अमेंडमेंट की। हमने सेक्शन 60A जो पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही बंदे को अलाउंस अलाउ था जो फेडरल के कानून के हिसाब से WWF पे करे। अब इसमें दो अमेंडमेंट आई। नंबर एक कि अगर किसी सिंगल सूबे की कानून के हिसाब से आप WWF पे करे तब भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांस प्रोविंशियल की पेमेंट की तो मैं अलाउंस आपको नहीं दूंगा। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली जो जजमेंट आया है अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि फेडरल WWF विल रिमेन विद FBR, और उन्होंने रीज़न दे दी कि CCI, जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, उसने ये डिसाइड किया है अपनी 41वीं मीटिंग के अंदर कि जब तक कोई म्यूचुअल एग्रीड मैकेनिज्म नहीं बनता अमंग्स द प्रोविंसेस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ WWF, तब तक ये मैटर रहेगा फेडरल के पास। अच्छा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो शायद आर्टिकल 153 154 को डील करता है CCI को, तो उसमें CCI में एक चारों प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके चेयरमैन होते हैं। तो उसमें वो इश्यूज आते हैं जो 18वीं तरमीम के बाद जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं प्रोविंसेस के, फेडरल के, तो CCI जो फैसला जो भी डिसीजन दे और उस डिसीजन से कोई प्रोविंस या कोई फेडरल को डिसएग्रीमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप उसको जॉइंट जो सेशन होता है पार्लियामेंट में उसमें रेस करेंगे, और पार्लियामेंट उसमें जो भी डिसाइड करे वो फाइनल डिसीजन होगा। तो जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि चूंकि प्रोविंस ऑफ सिंध ने इस इशू को जॉइंट सेशन में नहीं उठाया, मीनिंग देयर बाय कि जो डिसीजन है CCI का वो इनफील्ड है,
लिहाजा उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑफिसर ऑफ द सिंध रेवेन्यू बोर्ड इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कलेक्ट SWWF। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि FBR ने 2021 में अमेंडमेंट की 60A के अंदर, जो हमने देखी ये वाली, कि एक प्रोविंस को अगर कोई किसी एक के तहत पेमेंट करता है WWF का, तो मैं उसको अलाउंस दे दूंगा। मीनिंग देयर बाय कि फेडरल इस बात पे एग्री है कि अगर किसी एक प्रोविंस की एंटिटी पेमेंट कर देता है तो मुझे कोई मसला नहीं है। जबकि CCI, ये अमेंडमेंट है 2021 की, जबकि CCI का डिसीजन से पहले का है, वो है 2019 का, जिसमें वो कहता है कि नहीं ये फेडरल के पास रहेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स मुझे लगे कि शायद, बहरहाल ये इशू जो है, जहाँ तक मुझे पता है, ये ऑर्डर, इस जजमेंट को, जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, इसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में, और ये पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा डिसीजन वहाँ से आएगा। इस सारी सिचुएशन के बाद जो पेयर ऑफ द WWF है, उसकी सिचुएशन को मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो स्टोरी यूँ है कि एक ABC कंपनी है, उनके एक अकाउंटेंट है असलम साहब। असलम साहब के पास, अच्छा, ABC कंपनी के 2 फैक्ट्रीज है, एक पंजाब में, एक प्रोविंस ऑफ सिंध में। असलम साहब के पास एक नोटिस आता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जो अफसर हैं वो लिखते हैं कि असलम साहब, आपकी कंपनी ABC कंपनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के डिफिनेशन में फॉल करती है, और आपकी इनकम 100 मिलियन है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023, लिहाजा आप मुझे 2% ऑफ द 100 मिलियन दे दें। असलम साहब को फ़ौरन पता चलता है कि PRA से भी एक नोटिस आया है, और PRA का अफसर लिखता है कि डियर ABC कंपनी, आप हमारी कानून के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट के डिफिनेशन में फॉल करते हैं, और आपके 100 मिलियन की इनकम है टैक्स से 2023, लिहाजा आप हमें 2% ऑफ द इनकम आप WWF पंजाब को दे दें। सेम ईयर, सेम इनकम, सेम कंपनी, 2 एंटिटीज़ डिमांड कर रही है, और असलम साहब ने थोड़ी सी मेहनत भी की, दोनों के कानून पढ़ लिए, तो उनको अपेरेंटली लग रहा था कि शायद मैं दोनों को देना चाहिए, दोनों के कानून के हिसाब से मैं एस्टेब्लिशमेंट की डिफिनेशन में फॉल करता हूँ। वो गए अपने CFO साहब के पास, जब बेचारा पहले से एफिडेविट के चक्कर में बड़े परेशान थे, डरे हुए थे, तो उन्होंने अपने CFO साहब से पूछा, सर मेरे पास ये 2 नोटिस है, मैं क्या करूँ? उन्होंने फ़ौरन बोल दिया FBR को दो, क्योंकि CFO साहब ने 17 को रिटर्न फाइल किया था। वो जो प्रेस रिलीज आई थी उसे पहले साइन करके जमा करा चुके थे। बहरहाल असलम साहब पूछते हैं कि सर मैं FBR को क्यों दूँ? तो उसका CFO साहब कहते हैं कि देखें, बात यह है कि ट्रिब्यूनल का जजमेंट आ गया है, अब वो इनफील्ड है, तो हमने फेडरल को ही देना है। असलम साहब भी समझदार आदमी, उन्होंने कहा कि सर नवंबर में उसकी कोई हेयरिंग लगी है, ऐसा ना हो कि वो सस्पेंड हो जाए, फिर सर भी को अलग से देंगे। तो दोनों डिसाइड करते हैं, अपने वकील साहब को फ़ोन करते हैं, वकील साहब को फ़ोन करते हैं कि सर हमने इसको हाई कोर्ट लेके जाना है, टेंशन मजीद नहीं पालनी। वकील साहब कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आपको ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट आपको स्टे तो दे देगा, लेकिन वो आप साथ में डायरेक्शन भी देगा कि आप ये पैसे नाज़िर ऑफ द कोर्ट के साथ जमा करा दीजिएगा। CFO साहब समझ गए कि ना मुझे अलाउंस मिलने वाला है, ना किसी को पैसे मिलने हैं, ना कंप्लाइंस होने वाली है। वो फ़ोन रख दिया कि ठीक है सर आपको बता देते हैं। CFO साहब टैक्स बार के मेंबर थे, तो उन्होंने असलम साहब से कहा कि 22 तारीख को एक सेमिनार है, आप जाएँ बैठे, और वहाँ पे हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लर्नेड गेस्ट भी आए होंगे FBR और सर भी से, तो वहाँ एक पैनल डिस्कशन होगा, कुछ सवाल जवाब होंगे। उम्मीद है कि आपके सवालात और आपकी कन्फ्यूजन में कुछ कमी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सेशन और पैनल डिस्कशन के बाद असलम साहब की मसाइल कुछ कम होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।